हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 होगा। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में हम मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हमारे ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन। और ओवरऑल अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आज हम क्या करेंगे, अनदर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है ग्रेविटेशन। आज के अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें कि आज के हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, तो टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ये ग्रेविटेशनल हमारी किस तरीके की फोर्स है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में या फिर ये बोले लास्ट चैप्टर में हमने फोर्स में जो अपने फोर्सेस हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड करा था, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे हमें उसी में के एक एग्जांपल को लेके चलेंगे। अब कांटेक्ट फोर्स कौन सी थी, जो जिसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने 3 तरीके की फोर्स पढ़ी थी। वो कौन सी थी? हमने जब फोर्स वाला चैप्टर करा था तो उसमें 2 तरीके से फोर्स को डिवाइड करा था। एक थी हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स और दूसरी थी हमारी इसमें कांटेक्ट फोर्स। अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो नॉन कांटेक्ट में हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा था। एक था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था हमारा इसमें मैग्नेटिक फोर्स, और साथ ही साथ इसमें थर्ड हमारा कौन सा था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज हमें किस कौन से फोर्स के बारे में बात करना है, नॉन कांटेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बेसिस है, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहा जाता है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, क्या क्या फैक्टर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से जिससे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी उनके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो लेकिन अगर हम आज के लेक्चर में देखें कि आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, वही चीज ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा सा इन्फो लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकंड दे रखा है कि इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उस इंपॉर्टेंस को हम जानेंगे। उसके बाद हम फ्री फॉल को समझेंगे कि फ्री फॉल कैसा होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम ग्रेविटी के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। साथ ही साथ ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशनशिप है। अब ये कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है, ये भी हमें समझ में नहीं आएगा, बस अभी हमें याद रखना है कि जो कैपिटल जी है ये वो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट है, और जो स्मॉल जी है वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी, इसमें कि जो हमारा आज का लेक्चर है, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और हर बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जो हमें सिर्फ जा करके उसके आंसर को पुट आउट वहाँ पर करना होता है। तो अब हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर में होता है क्या है। देखो कि पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। देखो अब इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम फेंकते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो स्टोन है वो कुछ हाइट तक जाता है, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कुछ भी चीज फेंक रहे हैं तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाने के बाद नीचे की डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या चीज है जो जो वो स्टोन को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है? तो वहां पर हम बोलेंगे कि वहां पे हमारी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखिए, जो बच्चा है एक बॉल को फेंक रहा है, तो बॉल के फेंकने पर हम देखेंगे कि एक कुछ सर्टेन हाइट तक आता है, उसके बाद वो दोबारा से नीचे की तरफ आता है। क्यों? देखो, अ बॉल थ्रोन इन द एयर कम्स बैक टू द सरफेस ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, मतलब जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से ये जो तुम्हारी बॉल है वो सर्टेन हाइट तक पहुंच करके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आकर के गिर जाती है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में क्या बोला गया है, इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन, अगर हम कोई एक रिलीज करते हैं स्मॉल स्टोन को, मतलब एक छोटे से पत्थर को फेंकते हैं,
इसमें एक पर्टिकुलर हाइट में इट एक्सेलरेट्स टुवर्ड अर्थ। वो क्या होता है, वो एक्सेलरेट होकर के किधर की तरफ आ जाता है, अर्थ की तरफ। मतलब वही है कि हमने एक छोटा सा पत्थर लिया, उसको जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद नीचे एक्सेलरेट होकर अर्थ पर आ जाता है। तो क्या बोला गया है, द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ। जो हमारा स्टोन है जब वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है, अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट कर रही है, तभी तो हमारा जो पत्थर है वो ऊपर जाने की बजाय कहाँ पर आ गया, नीचे की साइड पे आ गया, मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको अर्थ से अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, अर्थ की तरफ खींचती है। वरना आज हम लोग भी जैसे स्पेस में सारी चीजें उड़ रही होती है, वैसे हम लोग भी अपने अर्थ के ऊपर उड़ रहे होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। क्योंकि हमें पता है कि एक अर्थ है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अर्थ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी, यही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। स्पेस पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाई जाती है, इस वजह से सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होते हैं, स्पेस में उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने का, कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो पर्टिकुलर हाइट के बाद नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिसकी मदद से जो वो हमारा स्टोन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ और नीचे की साइड में, मतलब अर्थ पर आकर के गिर जाता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज भी यही बोली गई है कि स्टोन जो है वो भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को। जैसे अगर हम लोग हैं, हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, तो हमारी बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होती है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अर्थ हमें भी अट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोडक्शन, जिसको हमने बेसिक से एग्जांपल से समझा है। वो क्या है, पत्थर को फेंक करके हमने देखा कि वो सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद नीचे एक्सेलरेट हो रही है अर्थ की साइड, जिससे हमें ये पता चला कि कुछ ना कुछ तो फोर्स वहां प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टोन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हुई कैसे? कैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें पता चला कि ये इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं? तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी के पीछे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टोरी तो कई बार सुनी भी होगी आइजैक न्यूटन की, कि वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर एक सेब आके गिरता है, तो वो सोचते हैं कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा। तो फिर वहां से हमारे किस फोर्स का जनरेट हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी आखिर में की किसने है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी करी है हमारी सर आइजैक न्यूटन ने। कब करी है, 1687 में करी है। और उन्होंने कौन सा लॉ प्रपोज करा है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, सर आइजैक न्यूटन ने ही डिस्कवरी करी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उन्होंने जो लॉ दिया है उस लॉ का नाम भी क्या रखा गया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब न्यूटन जी ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये वो लॉ है जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होगा। उन्होंने ये लॉ कब दिया, 1687 में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उन्होंने ऐसा लॉ दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए जिस लॉ को उन्होंने प्रपोज किया, मतलब बताया, उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसमें बोला भी गया है, अ लॉ अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो लॉ जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स के अंदर, उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें ग्रेविटेशन को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही पूरे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया है। अब चलते हैं हम अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ, कि हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये होता है क्या है। ठीक है, एक चीज हमें इसमें याद रखनी है कि जो भी हमारे लॉज होते हैं
हम उनकी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमें एज इट इज याद करनी होती है। जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम उसके स्टेटमेंट को जैसे चेंज नहीं करते, उसी तरीके से न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक हमारी स्टेटमेंट है जिसको हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज याद करना है और इसी को हमें पेपर में भी लिखना है। तो जो हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो उसमें बोला गया है एवरी मास इन द यूनिवर्स, जितना भी मास है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं अदर मासेस को विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है किसका, ग्रेविटेशन का, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी मास है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो उनके बीच में फोर्स पाई जाती है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के या फिर उन दोनों मास के डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो दोबारा एक बार हम इसको पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बोलता है कि जितने भी मास है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो कौन सी अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बोला गया है कि एक मास दूसरे मास को अगर अट्रैक्ट करता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों मास के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों मास के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या लेना देना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो मास गिवन है, एक रेड कलर की हमारा बॉल दे रखा है और एक हमारे पास यहाँ पे किस कलर की बॉल है, ब्लू कलर की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारी रेड वाली बॉल है वो हो गई हमारी मानो कैपिटल एम मास की, और ये जो हमारी ब्लू वाली बॉल है वो हो गई हमारी मान लो स्मॉल एम मास की। अब क्या बोला गया था, अगर हम ध्यान से याद करें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बोला गया था कि जो हमारे दोनों मास हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये जो दोनों मास हैं वो क्या होंगे, इन दोनों मास का मल्टीप्लाई यानी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, फोर्स के। ये चीज हमें बोली गई थी, साथ ही साथ ये बोली गई थी, मान लो ये एक हमारा स्मॉल एम और एक ये हमारा कैपिटल एम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, माना हमने कैपिटल सॉरी स्मॉल डी। ठीक, अब देखो जो हमारी ये स्मॉल डी है वो क्या है, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला गया था, जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के प्रोडक्ट के, और साथ ही साथ जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कौन जो हमारी स्टेटमेंट थी उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें ये बोला गया था कि यूनिवर्स में एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर हम लेट करें ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या करी, यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बनाई जिसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम ये देखेंगे कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M इंटू में M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसे हटाना है। उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, कैपिटल जी का। ठीक है, तो इसको यूज करने से, कैपिटल जी को यूज करने से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाएगा, तो एफ हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू में जी एम, एम अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हो गई हमारी फोर्स की। जहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो जी है, जी हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो g है, इस g की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। देखो, अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर कैसे आया, अगर हम ध्यान से देखें हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, g की एसआई यूनिट निकालनी है। अगर हम g को यहीं पे छोड़े तो जो हमारा ये d स्क्वायर है वो f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया f डी स्क्वायर अपॉन में ये जो m और m है वो नीचे आ जाएंगे। अगर अब हम इनकी एसआई यूनिट लिखे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी कितनी मीटर में, तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें इजी लैंग्वेज में, जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास दो मास प्रेजेंट है यानी केजी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसी से हमारी एसआई यूनिट आई है किसकी, जी की, जो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमें देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जी की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो इसकी ये एसआई यूनिट है ये हमसे एमसीक्यू में पूछते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। और बाकी बात आई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसमें का, सीबीएसई का। 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, जितने में उनको पूछने का मन होगा वो उसमें न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछेंगे, जिसमें तुम्हें स्टेटमेंट भी लिखनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है, साथ ही साथ जी की वैल्यू को भी मेंशन करके आओगे अगर पूरे नंबर चाहिए तो। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ से। अगर हम इसको थोड़ा बहुत मैच करते हैं, मतलब ये बोले कि एक दूसरे को अगर हम रिलेशन देखें कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हमने पढ़ा था, तो उसी तरीके से हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी था जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगाती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखें तो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो अर्थ पर है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो अगर हम वहां पे न्यूटन के थर्ड लॉ से मोशन के और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में रिलेशन देखें तो दोनों चीज हमें लगभग लगभग सेम ही मिलेगी। मतलब ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन दोनों का जो स्टेटमेंट है वो, या फिर बोलने का जो ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो मकसद है वो सेम है। इसमें जो हमारा ग्रेविटेशन है उसमें दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी क्या था कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्स लगाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो रहा था कि एक मास दूसरे मास पर भी ऑब्जेक्ट लगाए, वो फोर्स लगाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा है एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। तो जैसे हमारा थर्ड लॉ था एवरी ऑब्जेक्ट जो है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैसे हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिलेशन देखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, किससे, न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ से।
इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ स्टोन इज अट्रैक्टेड, देखो जब हमारा फ्रीली फॉलिंग स्टोन है मतलब आराम जो हमारा स्टोन है वो अर्थ की तरफ अब आता है, तो हम देखते हैं कि जो स्टोन है वो अट्रैक्ट करता है अर्थ को, मीन्स अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट द स्टोन। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। वही चीज बोल रखी है ग्रेविटेशन की, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखी है। अब बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, मतलब जो हमारी ग्रेविटेशनल लॉ है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्स में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इसी फोर्स की वजह से जो हम हैं वो अर्थ से बाइंड होकर के बैठे हैं, मतलब एक इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा है मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, जो हमारा मून का मोशन है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो भी किसी फोर्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो अर्थ चक्कर लगाती है सन के चारों ओर उसमें भी कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो भी लहरें आती हैं, जो भी टाइड्स उठती हैं उनमें वो भी मून और सन की वजह से, वो भी किसकी कौन सी फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं हम फ्री फॉल की। फ्री फॉल, फ्री मतलब आराम, जिससे किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, किसी तरीके की कोई भी फोर्स ना अप्लाई हो रही हो। फॉल मतलब गिरना। फ्री फॉल का अगर हम बेसिक से एकदम तोड़ करके उसके वर्ड को समझे तो फ्री फॉल का मतलब हुआ फ्रीली अगर कुछ चीज गिर रही है उस पे किसी भी तरीके की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, वही चीज है वो किसी हाइट पर रुकेगा, मतलब वो कुछ हाइट का रीच करेगा, कुछ हाइट पर तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, किधर की साइड, यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पे कौन सी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। मतलब एक हमने बॉल ली, उसको ऊपर के डायरेक्शन में फेंका, जब हमने उसे ऊपर फेंका तो वो कुछ हाइट, सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वो नीचे अर्थ की तरफ फॉलिंग डाउन होती है, मतलब अर्थ की तरफ गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को जो अर्थ उस पर लगा रही है, तो इसी फॉल को हम क्या बोलते हैं, इसी गिरने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल बोल देते हैं। अब देखो इस फ्री फॉल की वजह से होता क्या है, जब हमारी ये जो फ्री फॉल होती है, मतलब जब अगर हम यहाँ पे डायग्राम शो करें, मानो हमारे पास एक ये बॉल है, ठीक है, जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका तो कुछ हाइट तक गई, लेकिन जैसे ही हाइट अटेन कर लेगी, उस हाइट अटेन करने के बाद जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो बहुत तेजी से हाई हो रही है। हमें पता भी है जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उस स्पीड से ज्यादा स्पीड में बॉल हमारी नीचे की साइड गिरती है, यानी अर्थ पर गिरती है। तो जब हमारा फ्री फॉल वाली कंडीशन होती है तो फ्री फॉल में डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन तो हमारी चेंज नहीं होती है, जो हमारी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी ग्रेविटी यूज होने लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो हमारी एक्सेलरेट होने लगती है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। और वो एक्सेलरेशन जो हमारी ग्रेविटी की तरफ लगती है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो यहाँ पे हमने दो जी के बारे में बात करी, एक है हमारा बड़ा वाला जी और एक है हमारा छोटा वाला जी। तो बड़े वाले जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और छोटे वाले जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये छोटे भाई बड़े भाई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आज के लेक्चर में इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि बड़ा भाई छोटे भाई से कैसे अलग है। अब देखो हमारा ये जो स्मॉल जी है उसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो है वो एक्सेलरेशन ही तो है एक तरीके की, तो मतलब इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारा स्मॉल जी है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, ये हमारी एक तरीके की एक्सेलरेशन है, तो इसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आई होप फ्री फॉल का जो ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम ऑलरेडी इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अब बारी आती है वैल्यू ऑफ जी की। जैसे हमने कैपिटल जी के बारे में पढ़ा, उसकी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा। अगर हम बड़े भाई के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो छोटे वाले को भी तो लेके चलेंगे, यानी अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ जी के बारे में, यानी स्मॉल जी के बारे में। तो ये जो हमारे स्मॉल जी है वो क्या है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमारा किस पर लगता है, अर्थ पर लगता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अब क्या बोल रखा है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फ्री फॉल के टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसी वजह से हम स्मॉल जी को नाम क्या देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखनी है, इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा किधर की तरफ एक्ट करेगी, सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर पर एक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने जी के बारे में बात करी, अब हम इस जी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू के बारे में देखते हैं। देखो एक चीज हमें पता है, वो क्या है, कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होती है कैपिटल जी, कैपिटल एम और स्मॉल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मानो ये हो गई हमारी एक अर्थ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, जो हमारी एफ होती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बराबर होगी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल मास, यानी ये जो हमारा m है और ये हो गया हमारा m e। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो माना r है, तो वो कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। देखो अब अगर हम यहाँ पे लिखें, मेंशन कर देते हैं, m e क्या है, मास ऑफ अर्थ, साथ ही साथ जो हमारा स्मॉल m है वो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास हो गया। और साथ ही साथ जो हमारा r है, रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की सरफेस पर है। अब हमें ये निकालना है कि उसमें एक्सेलरेशन को निकालना है। फ्री फॉल पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू में जी एम ई एम अपॉन में आर का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो गया, मास ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ का रेडियस। अब हमें एक चीज और पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू में जी। अगर हम एफ की जगह पर एम इंटू में जी वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखेंगे,
हमें पता है एफ किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन वाली बात हो रही है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इनटू में जी। ये हो गई हमारी इसमें कौन सी इक्वेशन, ये माना हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये हो गई हमारी इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेटिंग फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे, देखो m इंटू में जी, हमने क्या रखा, फोर्स की जगह पे वैल्यू रख दी m इंटू जी, जो बराबर होगा g कैपिटल M, मतलब मास ऑफ अर्थ, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r का स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से हमारा मास क्या जाएगा, तो जी वैल्यू क्या आएगी, g इज इक्वल्स टू में कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, जी की। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा अर्थ का मास है वो कितना होता है, 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg। ये हमारा, इसको याद करना है। साथ ही साथ अगर हम रेडियस के बारे में बात करें, तो जो रेडियस होती है किसकी, अर्थ की, वो कितनी होती है, 6.37 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जी की जो वैल्यू है, यहाँ से तो हमने उसका न्यूमेरिकल फॉर्म निकाला है। मतलब जो हमारी कैपिटल स्मॉल जी है वो बराबर है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कि जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम जी की पहले वैल्यू लिखनी है, जी इक्वल्स टू में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हम इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू हम कितनी है, 6.673 इंटू 9 साथ ही साथ हम अगर मास के बारे में बात करें, वो कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, यानी 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg। ये हो गया। और हमें क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर करेंगे वो होगा 6.37 इंटू में 10 की पावर 6, इसकी होल पावर 2। जब हम इस पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी जी की वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये पूरा सॉल्व करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में इतना डीपली हमसे नहीं पूछा जाता। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, और साथ ही साथ हमें स्मॉल जी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के फॉर्मूले और उनकी वैल्यूज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम रिलेशन देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो देखो रिलेशन क्या है, हमें ये पता है जो हमारा कैपिटल जी है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। साथ ही साथ और स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो अगर हम इसमें इनके रिलेशन के बारे में देखें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भी हमने वैल्यू ऑफ जी में निकाली है कि स्मॉल जी किसके बराबर है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। ये होता है हमारा रिलेशन किसका, कैपिटल जी और स्मॉल जी का। मतलब बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन क्या है कि जो हमारा छोटा भाई है वो बराबर है किसके, बड़े भाई के, साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ मतलब जी मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल है।
अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का जो हमने रिलेशन है उसको हम देख चुके हैं कि जो हमारा कैपिटल जी स्मॉल जी है वो बराबर है किसके, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अभी हमने रिलेशन तो डिस्कस कर लिया कि जो स्मॉल जी है वो बराबर है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जी में आखिरकार डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस ये है कि जो हमारा कैपिटल जी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और जो हमारा स्मॉल जी है इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो हमारा कैपिटल जी है वो हमारा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और जो हमारा स्मॉल जी है वो हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू में 10 की पावर -11, और जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8। और हम इस बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू तो फिक्स होती है, तो इसमें बोला भी गया है कि जिसकी वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होती है हर जगह, हमेशा का हमेशा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन जो तुम्हारी स्मॉल जी की वैल्यू है वो वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, मतलब उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज होने लगती हैं। अब जो हमें पता है कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -11, और साथ ही साथ क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी जो हमारी कैपिटल जी की यूनिट है वो कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। दूसरी चीज, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, और ये हमारी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो, जो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू ना जो कभी ना कहीं पर चेंज होती है, ना बढ़ती है ना घटती है, मतलब फिक्स रहती है। तो इसके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से जो हमारी कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैसे की क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में स्मॉल जी को देखें यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में देखें, तो ये जो हमारा स्मॉल जी है ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे लगती है, जो हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हुआ हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस। देखो, ये जो है ये पेपर में 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ जाता है, पूछने के ऊपर है टीचर के, लेकिन हमें ये थोड़ा बेसिक सा या फिर ये बोलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक नॉलेज है फैक्ट्रिक की कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। हमें एक यूनिट को याद रखना है बस, और एक नाम को याद रखना है, उसी नाम और यूनिट हमारे पूरा डिफरेंस बन रहा है। सबसे पहले देखो, नाम अगर हमें पता हो कि कैपिटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांस्टेंट है, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो हमारी बढ़ती घटती रहती है। दूसरी चीज, अब उसकी वैल्यू पे आते हैं, ये हमने नाम से उसके दो डिफरेंस डिस्कस करे, अब वैल्यू पर आते हैं। तो वैल्यू पर क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इससे हमारी वैल्यू पता चली, साथ ही साथ हम देखें तो हमने वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट के बारे में भी डिस्कस करा। तो एक पॉइंट हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि कैपिटल जी के यूनिट को लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोबारा से अगर हम इसके नाम को देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, यानी ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है हमारा बेसिक तरीका या फिर ये बोले एकदम सिंपल ट्रिक जिससे हम कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस को याद कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, if if two stones of 150 ग्राम and 500 ग्राम are dropped from a height। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक हाइट को ड्रॉ करेंगे।
ये मानो हमारी एक हाइट है, हमने इस हाइट से 2 स्टोन ड्रॉप करे हैं। एक छोटा-सा है यानी 150 ग्राम, एक है 500 ग्राम, अच्छा खासा बड़ा-सा, मार दो तो इंसान के चोट लग जाए इतना बड़ा, ठीक है? अब हमने क्या करा 150 ग्राम के एक पत्थर को ड्रॉप करा स्टोन, उसका मास कितना है 150 ग्राम। और एक हमने बड़े से पत्थर को ड्रॉप करा, उसका मास कितना है वो है हमारा 500 ग्राम, ठीक है? हमने क्या करा पत्थर को एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करा। अब बोला गया है विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट एंड वाई। पूछा गया है कि कौन सा स्टोन अर्थ की सरफेस पर जल्दी जाएगा और क्यों जाएगा, हमें अपने आंसर को क्या करना है एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसमें हम देखेंगे, एक हमने यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली, ठीक है? क्या नाम है गैलीलियो गैलीली, ठीक है? उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी एक्सेलरेशन किसी फ्रीली ऑब्जेक्ट मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉल होगा अर्थ की तरफ, उसका जो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो गैलीलियो गैलीलियो ने क्या कहा था, अगर हम उसके स्टेटमेंट लिखते तो उन्होंने कहा था कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards earth does not depend on the mass of the object। मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई भी बॉडी हमारी फ्रीली फॉल हो रही मतलब फ्री फॉल के कंडीशन में है, तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब हम मास देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा। मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल जी है वो मास डिपेंड नहीं करती है। देखो हमें एक चीज और पता है कि जो हमारा एफ है वो किसके बराबर होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में मास इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखो क्योंकि हमारे मान लो ये जो हमारे 500 ग्राम वाला हमारे फोर्स जो भी अप्लाई होगी वो किसके बराबर होगी एम ए, लेकिन हम यहाँ पे एक को कंसिडर करेंगे एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m इंटू में a बराबर हो जाएगा किसके जी एम ई एम अपॉन में आर स्क्वायर के। इस m से हमारा m कैंसिल, देखो ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा m इंटू जी। तो इस a की जगह पे क्या लिखेंगे इक्वल्स टू में जी एम ई अपॉन में आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पर डिपेंड नहीं करता मास पर डिपेंड नहीं करता। साथ ही साथ ये देखो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा यानी स्मॉल जी है वो डिपेंड करता है किससे मास ऑफ अर्थ से। मास ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, मतलब मान लो कि हमारे पास एक हमारे पास ये अर्थ दे रखा है, अर्थ के ऊपर अगर हमारे ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो फ्रीली में सिर्फ अर्थ के मास को हमारा स्मॉल जी डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास को डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ना ही वो 500 ग्राम वाले पत्थर पर डिपेंड कर रहा है ना ही वो 150 ग्राम वाले पत्थर पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या बोला गया है, अगर वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब स्मॉल जी नहीं कर रहा तो ये जो जो दोनों हमारे कोण है वो सरफेस को टुगेदर एक साथ आकर के यानी एक साथ आकर के इसमें नीचे की तरफ गिरेंगे। आंसर को लिखें, आपको हमें बस इतना ही लिखना है कि गैलीलियो गैलीली जी ने ये बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट अगर फॉल कंडीशन में है होगी नहीं करेगी तो आप कह सकते हैं कि वो 1 ग्राम का पत्थर हो या 500 ग्राम का पत्थर हो, दोनों अर्थ पे सरफेस पर टुगेदर आकर के गिरे, मतलब एक साथ आकर के नीचे
गिरेंगे। ये किसके कॉन्सेप्ट था? ये था गैलीलियो गैलीलियो को एक एग्जांपल से हमें यहाँ पे गैलीलियो गैलीली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी ग्रेविटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, हमने इसमें ग्रेविटेशन को भी पढ़ा कि ग्रेविटेशन होता क्या है, जिसमें हमने ग्रेविटेशन को समझते समझते एक कैपिटल जी के बारे में भी डिस्कस करा। कैपिटल जी होता क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमने ग्रेविटेशन के बाद हमने एक फ्री फॉल का केस देखा। ठीक है, फ्री फॉल के केस से ही हमने स्मॉल जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी समझा। उसके बाद हमने इन दोनों भाइयों के बीच में रिलेशन देखा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी एक दूसरे से कैसे अलग हैं, दोनों की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हमने लास्ट में एक गैलीलियो गैलीली के कॉन्सेप्ट को भी समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आगे के चैप्टर को नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस ग्रेविटेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि पेपर में हमसे कोई भी एक भी क्वेश्चन पूछने ना पाए।